गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तुषा एजुकेशन ज्ञानम सुंदरनगर। आज एचपीजीके में हम शुरुआत करने वाले हैं जिस टॉपिक की वो है रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश को जब भी हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी प्रमुख नदियां हैं, मेजर रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर्स हैं। सबसे पहले सतलुज जो कि सबसे लंबी है, उसके बाद ब्यास दूसरे नंबर पे, रावी तीसरे नंबर पे, चिनाब 4th नंबर पे और यमुना 5th नंबर पे। ठीक है, तो जो ये सतलुज रिवर है एक्चुअली इसकी जो टोटल लेंथ है वैसे अगर देखी जाए तो वो है 1448 किलोमीटर्स। ठीक है, 1448 किलोमीटर्स। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर बहती है ये नदी आपकी 320 किलोमीटर्स। क्लियर? लेकिन फिर भी ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब अगर मैं बात करूं ड्रेनेज बेसिन की, ड्रेनेज बेसिन की बात करूं तो ड्रेनेज बेसिन मेरा बोलने का मतलब यह है कि जल निकासी इस पानी की कैसे कैसे है और कहां को है। तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की ये पहली 4 नदियां पकड़ लेता हूं, सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब, तो इन चारों नदियों का जो ड्रेनेज बेसिन है वो है इंडस रिवर। एक्चुअल में इनकी जो जल निकासी है वो किस नदी में है? इंडस रिवर के अंदर है, जिसको हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद एक चीज आपको बता देता हूं, अगर हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स वैसे पता होने चाहिए। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मानसरोवर, नियर मानसरोवर, तिब्बत। और अगर एग्जैक्ट जगह जाननी हो तो वो है बुखारचू। ठीक है, वैदिक समय में इसी इंडस रिवर को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था, सप्त सिंधु। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो ये इंडस रिवर है ये हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में चली जाती है, अरब सागर के अंदर चली जाती है। इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स और हैं। अगर आपने सुना होगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंधु जल समझौता, जो कि 19 सितंबर 1960 में हुआ था, यह भी हमें पता होना चाहिए। और इस समझौते के दौरान क्या था कि जो हमारी जो ये इंडस रिवर थी, ठीक है, जैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज 4 तो आपके सामने हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। उसके अलावा इंडस खुद भी इसकी ट्रिब्यूटरी है और उसके अलावा झेलम भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। तो मैंने इस तरह से इसको याद रखा था, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो CJI बोलने का मतलब क्या है? चिनाब, झेलम और इंडस। ठीक है, इसका जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है, और 20% कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। और बची हुई ये 3 नदियां मेरी सतलुज, ब्यास और रावी, इसका 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाक यूज करेगा एक्चुअल में। तो ये था आपका इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 19 सितंबर 1960 में हुई थी। ठीक है, दिस इज नॉट ऑफ आवर टॉपिक, ठीक है, ये इंडियन जीके का टॉपिक है, लेकिन चलो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इस टॉपिक में पता होने चाहिए करते हुए। अब अगर मैं यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी की जो जल निकासी है, जो ड्रेनेज बेसिन है, वो है गंगा रिवर। ठीक है, ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है और गंगा सेंट्रल ईस्ट में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, जैसे ये अरेबियन सी में जाती है। क्लियर? तो अब आ जाते हैं हम अपने हिमाचल प्रदेश के टॉपिक पर। हम लेके चलते हैं सबसे पहले अपनी सतलुज नदी को। सतलुज नदी मैंने आपको बता दिया, टोटल लेंथ 1448 किलोमीटर्स और हिमाचल में बहती है 320 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अगर मैं सतलुज नदी के ओरिजिन की बात करूं, आपसे उद्गम स्थल की बात करूं, तो सतलुज नदी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है। तिब्बत में नियर मानसरोवर, राकसताल। ठीक है, यहां से बहती हुई ये नदी चलती है
और ये राकश नाला के थ्रू बहती हुई आती है। यहां पे मैंने नोट किया है राकश नाला के थ्रू बहती हुई आती है ये। और जिस समय ये नदी राकश नाला में बह रही होती है उस समय इसका नाम सतलुज नहीं होता है, क्योंकि तिब्बत में इस नदी को लैंगुन ज़ेंगबो के नाम से जाना जाता है। लैंगुन ज़ेंगबो, और लैंगुन ज़ेंगबो का अर्थ होता है एलिफेंट रिवर। ठीक है, एलिफेंट रिवर। उसके बाद देखो ये हमारी नदी बहती हुई आई राकश ताल से नियर मानसरोवर, ठीक है, राकश नाला के थ्रू बहती हुई आई। और उसके बाद मैंने यहां पर एक ग्रीन स्पॉट बनाया है। तो ये ग्रीन स्पॉट बोलने का अर्थ मेरा ये है कि उसके बाद ये भारत में या हिमाचल प्रदेश में कहां पर एंटर करती है, तो इंडिया में या एचपी में जब ये रिवर पहुंचती है तो ये एंटर करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की नामगिया जगह पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की नामगिया जगह पे शिपकिला दर्रा, शिपकिला माउंटेन पास पर, जो कि 6608 मीटर की ऊंचाई पे है, 6608 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, और अब अगर मैं आपको मैप की बात करूं, अगर आपने मैप देखे होंगे, देखा होगा इसका हिमाचल प्रदेश का, तो जो किन्नौर है, किन्नौर के डायरेक्टली ऊपर आता है आपके लाहौल एंड स्पीति। तो अब देखो किन्नौर से ऊपर आ गया मेरा लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति में से कुंजुम की पहाड़ियां हैं, वहां पे कुंजुम हिल, कुंजुम हिल से एक स्नो फेड रिवर निकलती है। ठीक है, बर्फ के पानी से पिघलती हुई एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम होता है स्पीति नदी। ठीक है, जो कि सहायक नदी है आपकी सतलुज की। ठीक है, सहायक नदी है। सहायक नदी बोलने का अर्थ है इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। ठीक है, तो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और अब मैं बता देता हूं कि जब स्पीति नदी कुंजुम की पहाड़ियों से निकलती है तो दो छोटी जलधाराएं, टू स्मॉल वाटर स्ट्रीम्स, वन इज टेगपो एंड वन इज कब्जियान, ये दोनों स्पीति में आके मिलती हैं। ठीक है, फिर स्पीति को एक बड़ी जलधारा बनाती है। और उसके बाद स्पीति नामगिया जगह में, नामगिया जगह के खाब एरिया में आकर मिल जाती है सतलुज से। उसके बाद ये किन्नौर में ही बह रही होती है नदी। ठीक है, और उसके बाद किन्नौर में ही बास्पा की पहाड़ियों से, बास्पा हिल्स से बास्पा नदी आती है, जो कि कालपा में मिल जाती है आपकी किसके साथ, सतलुज के साथ। तो ये कालपा में आके मिल जाती है आपकी सतलुज के साथ है। और अगर एग्जैक्ट जगह की मैं बात करूं तो एग्जैक्ट जगह जहां पर आके मिलती है दैट इज करछम, करछम कालपा। क्लियर। उसके बाद जैसे ये किन्नौर में एग्जिट की तो हमें एंटर की, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये एग्जिट कहां पर करेगी। तो किन्नौर को ये एग्जिट करती है चोहार बाटा में। ठीक है, चोहार बाटा में ये किन्नौर को एग्जिट कर जाती है। ये ब्लैक डॉट मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद दिस रिवर रीचेज इनटू द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में बधाल जगह है, बधाल जगह है जहां पर ये एंटर कर जाती है शिमला के अंदर। और उसके बाद शिमला के अंदर ग्रीन डॉट आप देख रहे होंगे, ये है मेरा रामपुर। ठीक है, तो रामपुर में इससे आके मिलती है नोगली खड्ड। ठीक है, तो अभी तक मेरी 3 ट्रिब्यूटरीज आ गई इसकी, स्पीति नदी, 2 इसकी इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज आ गई, टेगपो और कब्जियान, फिर आ गई मेरी बास्पा नदी, और अब इसके बाद नोगली खड्ड आकर मिल जाती है रामपुर के अंदर आपकी सतलुज के साथ। उसके बाद सुन्नी वाले एरिया को टच करती हुई ये बहती है एंड नाउ इट एंटर्स डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जब एंटर करती है तो ये एंटर करती है फिरनू गांव के अंदर, फिरनू विलेज के अंदर। ठीक है, तत्तापानी के पास। क्लियर। और यहीं पर इसको 2 छोटी वाटर स्ट्रीम्स मिलती है जो कि करसोग की डायरेक्शन से आती है, वो है आमला और विमला। तो आमला और विमला दोनों मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती हैं आपकी, इसके साथ मिल जाती हैं सतलुज नदी के साथ। उसके बाद देखो धीरे धीरे सतलुज आपकी आगे बह रही है। आगे बहते बहते क्या होती है कि जो सतलुज है आपकी वो एंटर कर जाती है कहां पर, बिलासपुर में। और बिलासपुर में कहां पर एंटर करती है, ये कसोल नामक जगह पे। ठीक है, उसके बाद ये बहती हुई जाती है, कोल डैम के थ्रू बहती हुई जाती है, और इन द एंड इट मर्जेस विद
गोविंद सागर लेक। उसके बाद में गोविंद सागर झील के साथ आकर मिल जाती है। उसके बाद गोविंद सागर झील से बहती बहती हुई जाती है और हिमाचल प्रदेश को ये एग्जिट करती है भाखड़ा डैम पे। भाखड़ा बांध पे ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर एंटर कर जाती है पंजाब के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और पंजाब में किस जगह पर ये एंटर करती है? एंटर करती है पंजाब को हरिकापत्तन में, जहां पर नैला गांव है, एक हरिकापत्तन में नैला गांव है, वहां पर ये पंजाब को एंटर करती है। तो एग्जिट का अगर आपने पॉइंट याद रखना है तो एग्जिट का पॉइंट ये है कि ये भाखड़ा डैम में इसको एग्जिट कर जाती है। और उसके बाद हरिकापत्तन से नैला गांव में मिलने के बाद ये चले जाती है स्वां नदी के अंदर। ठीक है, स्वां नदी के अंदर चली जाती है, स्वां नदी के साथ मिलती है ये आनंदपुर साहिब में। ओके, क्लियर। अब इसके बाद हमारे को यह भी मालूम होना चाहिए कि देखो कितनी बड़ी नदी है। यहां पर इंडिया में एंटर की, हिमाचल प्रदेश में एंटर किया और ये हिमाचल प्रदेश में बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है और यहां पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ रही है। ठीक है, तो इसका ये आप एरिया देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। तो इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 20,000 वर्ग किलोमीटर, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत ज्यादा क्षेत्र है इसने घेरा हुआ इस नदी ने। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसकी दो चीजें और पता होनी चाहिए, इसका वैदिक नाम और इसका संस्कृत नाम। कि संस्कृत वाग्माही के अनुसार इसको क्या कहा जाता था और वैदिक समय में, वैदिक काल में इसको क्या कहा जाता था। तो वैदिक समय पे इसको कहा जाता था शतुद्री और संस्कृत वाग्माही के अनुसार इसका नाम था शतुद्रु। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है कि यहां पर मतलब कि जो मेन एरियाज जहां से ये बहती हुई जाती है, तो नामगिया, कालपा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर और उसके बाद भाखड़ा। तो ये मेन इसके कैचमेंट एरियाज रहेंगे जहां जहां से ये बहती हुई जाती है। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को मैं अगर आपको दोबारा से बता दूं तो देखो, इसकी जो पहली ट्रिब्यूटरी आके मिली वो कौन सी मिली? स्पीति मिली, खाब के अंदर ही नामगिया में, जहां पर ये रिवर एंटर करती है। लाहौल एंड स्पीति से बहती हुई आती है स्पीति नदी। और दो इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, टेगपो और कब्जियान। उसके बाद सेकेंड ट्रिब्यूटरी इसकी बन जाती है बास्पा, जो कि बास्पा की पहाड़ियों से आती है किन्नौर से ही, जो कालपा करछम में आके मिलती है। नोगली खंड मिल जाती है रामपुर शिमला में। उसके बाद अमला विमला मिल जाती है नियर तत्तापानी मंडी में। और उसके बाद ये नदी एग्जिट कर जाती है हमारी हिमाचल प्रदेश से भाखड़ा बांध के पास, एंड इट एंटर्स दी पंजाब एंड मीट्स दी सॉरो ऑफ ऊना स्वान रिवर इन पंजाब। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम आएंगे अपनी ब्यास रिवर पे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये 3 रिवर्स हैं, ये छोटी छोटी हैं, इनको हम एक ही बारी में कंप्लीट कर दें। थैंक यू। और एक चीज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको काइंडली लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।